सबको बहुत बहुत नमस्कार। चलो हम इस आज स्टार्ट करते हैं। इसमें केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है आपके जैसे 12th में तीसरा चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। उसके बाद इसमें फिलिंग द ब्लैंक वाले करेंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में पीछे पीछे ही गए हैं एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसमें से कुछ प्रश्न आए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्या है कि निम्न में से अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है। अब देखो अभिक्रिया वेग होता है क्या है? अभिक्रिया वेग आप क्या लिखते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग क्या लिखते हो? अभिक्रिया वेग। तब क्या लिखते हैं? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, आगे लगा देंगे माइनस। और अगर लिखें उत्पाद, तब लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, आगे लगा देंगे प्लस। दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे टाइम, और आगे लगा देंगे प्लस माइनस। प्लस होता है उत्पाद की सांद्रता के लिए जो बढ़ती है, और माइनस होता है क्रिया कारक की सांद्रता के लिए जो निरंतर क्या है, कम होती है। तो वहां माइनस लगाया हमने। इसका मतलब क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता है इन कंसंट्रेशन बटे टाइम। तो अभिक्रिया वेग जो है ना, उसके लिए क्या लिखेंगे? सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता बट्टे क्या लिखोगे? टाइम यानी समय, ऐसे लिखोगे। और सांद्रता किस में लिखते हैं? मोल प्रति लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। और टाइम को देखो यहाँ सेकंड दे रखा है ऑप्शन में, तो यहाँ सेकंड, नीचे तो सेकंड इनवर्स। ये क्या? अभिक्रिया वेग की क्या आ गई? इकाई आ गई। और इकाई क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ ऑप्शन देख लो, मोल पर लीटर पर सेकंड, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। तो याद देखो यहाँ 2-3% हो गए हैं। अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, आगे प्लस माइनस। प्लस उत्पाद के लिए, माइनस किसके लिए? क्रिया कारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। देखते हो आप। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या लिखा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है ना। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या पूछा आपसे कि 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय कितना? 3/4। तो 3/4 ये हमेशा याद रखना। प्रथम कोटि ये शून्य कोटि अभिक्रिया उसका अर्धायुकाल, और इस अर्धायुकाल को आप 1.5 से गुणा कर दें तो यानी 75% पूरा होने में लगा समय। तो आधा यानी टी हाफ मतलब अभिक्रिया को आधा पूरा होने में लगा समय, यानी 50% होने में लगा समय। और आपसे क्या पूछा है? 75% होने में, तो यानी 0.5 और जुड़ जाएगा, तो 1.5 यानी 1.5। तो 1.5 से इसको गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा? अभिक्रिया टी 3/2 बराबर टी हाफ इंटू क्या आ जाएगा? 1.5। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन सही करना है, दूसरा। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। और अगले क्वेश्चन में क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई कौन सी है? अब देखो वेग स्थिरांक जो है ना, वेग नियतांक, इसकी इकाई निकालने का एक आप फॉर्मूला याद कर लो। ये वेग नियतांक के है, इसकी इकाई निकालनी हो ना, तब देखो आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो कि सांद्रता, क्या लिखना है? सांद्रता। और सांद्रता को लिख दूं मैं मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर लिख देता हूं यहाँ, मोल बट्टे लीटर। और इसकी पावर क्या होती है हमेशा? 1 - n। और यहाँ आगे टाइम इनवर्स। टाइम अगर सेकंड में दे रखा ऑप्शन, तब यहाँ आप सेकंड इनवर्स कर लेंगे। अब देखो n अभिक्रिया एक कोटि है, n यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया एक कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया एक कोटि। अब देखो कह दें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई बताओ शून्य कोटि के लिए, तो n का मान 0 रख देंगे यहाँ। 0 रखते ही घात 1 आ जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये तो है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, किसके लिए है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बताओ वेग नियतांक की इकाई प्रथम कोटि के लिए, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। और 1 रखते ही 1 - 1 0, तो किसी की पावर 0 हो जाए ना, तब वो पूरा मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, क्या बचा? टाइम बचा। तो यहाँ समय इनवर्स, समय में आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, जो भी आपकी मर्जी है। फिर देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि के लिए
द्वितीय में n का मान 2 रख देंगे तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। तो यानी इस पूरी राशि के ऊपर -1 है, और -1 का मतलब मोल तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, मोल माइनस, और लीटर ऊपर आएगा तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लीटर प्लस में हो गया। और टाइम आगे सेकंड है ही, सेकंड इनवर्स। ये क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। याद कर लो, पेपर में इन तीन में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो यहाँ किससे पूछा आपसे, शून्य कोटि को पूछा है, और शून्य कोटि के लिए क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। अपना तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया। तो ये शून्य कोटि के लिए, ये किसके लिए है, ये प्रथम कोटि के लिए है। और अगर यहाँ आगे सेकंड और होता ना, ये इसमें मोल प्रति लीटर है, तो ये इसमें किसी का नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी सही हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि दोबारा देखो ये आ गया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई कौन सी होगी। अब द्वितीय कोटि में देखो, द्वितीय कोटि में क्या है, मोल इनवर्स लीटर प्लस में सेकंड इनवर्स में। तो यानी यहाँ मोल तो इनवर्स, लीटर प्लस में सेकंड इनवर्स में, तो सेकंड मान अपना पूरा हो, ये सेकंड वाली वैल्यू इसकी सही है। तो 20 का उत्तर क्या हो गया, द्वितीय कोटि के लिए सही हो गया। तो आप याद कर लो फॉर्मूला, प्रथम द्वितीय और शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई निकालने का सूत्र तो आप याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूरा होने में लगा समय होगा। अब 90% पूरा हो जाए प्रथम कोटि अभिक्रिया, और उसमें लगा हुआ समय अर्धायुकाल का कितना होगा वो देखना है। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, यूं लिखते हो टी हाफ। अब याद कर लो ये तो मान लो एग्जाम में पक्का ही आएगा। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन वेग नियतांक यानी के। ये याद कर लो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान। अब क्या पूछा है कि 90% पूरा होने में लगा समय, इसका कितना गुणा है। अब 90% पूरा हो, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण क्या होती है, के बराबर क्या लिखते हो आप, 2.303 अपॉन टी और log 10, और यहां क्या लिखते हो, उत्पाद बटे नीचे क्रिया कारक, यही तो है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्रिया कारक। अब 90% पूरी होगी, इसका मतलब क्या बच गया, 10% बच गया। क्या बच गया, 10%, यानी क्रिया कारक का मतलब यहाँ कितनी मात्रा शेष है। यहाँ ऊपर a तो नीचे a माइनस एक्स, ऐसे लिख दूं मैं, a और नीचे a माइनस एक्स। अब हमें क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर तो 2.303, और यहां पर क्या आ गया, के नीचे ले आए हम के, और log 10। अब a क्या है, प्रारंभिक मात्रा 100 मान ले, तो 100, और x क्या है, उत्पाद की मात्रा, उत्पाद कितना है, 90% हो गया पूरा, तो 90% बन गया 90। तो यानी नीचे 10 बच गया, 100 में 10 का भाग देंगे 10, log 10 10, log 10 10 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा मान जो है ना, ये वाला पूरा मान, ये तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि 10 का भाग देंगे 100 में तो 10 बचेगा, log 10 10 का मान 1 होता है, 1 हो गया। क्या बच गया, ये बच गया। इसका मतलब हमारे पास एक तो क्या है, ये t बटे टी हाफ। अब t कितना है, 2.303 अपॉन के, और टी हाफ का मान कितना है, 0.693, और के ऊपर आ गया, के से के आप काट दो, 0.693 इसमें आप भाग दो, तो भाग दोगे ना, तो इसमें पॉइंट हटाऊं एक ना, 6 कर दूं, इस यहाँ 20 आ जाएंगे, तो 6 × 18, तो 3.3 आ जाएगा इसका लगभग उत्तर। इसका मतलब t अपॉन टी हाफ का मान 3.3, तो यानी t का मान क्या आएगा, तो 3.3 गुणा टी हाफ। इसका मतलब लगने वाला समय जो है ना, वो क्या अर्धायुकाल का कितना हो गया, 3.3 गुणा होता है। कितना, अर्धायुकाल का क्या 3.3 गुणा प्राप्त होगा, किसमें 90% पूरा होने में लगा समय, अर्धायुकाल का क्या है 3.3 गुणा होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें सी सही हो जाएगा, सी आपको सही करना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि अभिक्रिया के लिए के, अब a की पावर 1/2 और b की पावर 3/2 है,
तो वेग है, तो इस अभिक्रिया के लिए कुल कोटि का मान बताइए। अब ध्यान रखना है, कोटि की आपने यानी ऑर्डर की आपने डेफिनेशन लिखी है, और क्या लिखी है कि अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रियाकार के ऊपर जो घात होती है वह उस घात का टोटल योग कर दो, वो कोटि कहलाती है। इसका मतलब घात कितनी है, इसमें कोटि निकालनी हो ना, तो क्या करेंगे, जो आपको वेग समीकरण दे रखी है उसकी घात जो है, घात कितनी है, ए की तो 1/2 है, और बी की कितनी है 3/2, इनको जोड़ दो, तो आधा और डेढ़ क्या आ गया 2, ये तो है ना, आधा और डेढ़ कितना आ गया 2, यानी कोटि का कुल मान कितना आ गया 2 प्राप्त होता है, तो 2 आ जाएगा। बस सिर्फ आपको घात जोड़नी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, रेट कांस्टेंट का मान मोल पर लीटर पर सेकंड, के का मान 2.3 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। अब देखो ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, वेग नियतांक देखो, और इस वेग नियतांक के लिए इसकी इकाई देखो, ये इकाई देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये इकाई किसकी होती है, शून्य कोटि के लिए। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही देखना है। तो अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से त्रिक अणु की अभिक्रिया कौन सी है, मतलब जिसके लिए अणु संख्यता यानी मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता का मान 3 हो, और अणु संख्यता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, वो काउंट करना है। अब देखो यहाँ कितनी अणु संख्यता, 1 है, एक अणु भाग ले रहा है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ 1, और यहाँ कितनी है 2 और 1 3, और यहाँ है ही नहीं, नॉन यानी नन ऑफ दीज, तो यानी तीन अणु भाग किस में ले रहे हैं, तीसरे सी में, अपना सी उत्तर सी हो गया। इसकी अणु संख्यता या ये त्रिअणु का अभिक्रिया है जिसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं क्रिया कारक के, ये आपको देखना है। इसके बाद देखो अपना अगला कि NH3, अब देखो थोड़ी सी लिख देता हूं, इसे थोड़ा सा यूं टाइपिंग वाले ने ऐसे कर, देखो यूं है NH3 गैस, और ये टूटा कब, 1130 केल्विन ताप पर, 2 अणु टूटे, क्या बन गया N2 प्लस ये गैस प्लस 3H2, इस तरह से बनाए। तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि का मान बताइए। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, इनके कुछ एक आपके तीन चार मेन एग्जांपल हैं, वो आप याद कर लो, याद करने पड़ेंगे। अब याद रखो गैसीय अभिक्रियाएं जो होती है ना, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, उनके लिए कोटि का मान हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ये ध्यान रखना है, कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, N2O5 का तापीय वियोजन किस कोटि की अभिक्रिया होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि में इसका एग्जाम्पल है ये N2O5 जो है ना टूटता है यूं इस तरह से, देखो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन होता है, तापीय वियोजन, तब देखो इसके 2 अणु भाग लेते हैं, तब क्या बनता है 4NO2 प्लस O2, ये बनता है। अब इसके लिए अणु संख्यता का मान यानी टोटल कितने अणु भाग ले रहे हैं, मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता का मान मोलिकुलरिटी इसकी 2 है, लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना अभिक्रिया कोटि का मान वो 1 आता है, इसलिए इसको छद्म एकाणु का अभिक्रिया बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म एकाणु का अभिक्रिया का एग्जांपल भी है ये, तो छद्म एकाणु का अभिक्रिया है ये, आ जाए ना। छद्म एकाणु का अभिक्रिया कौन सी है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अणु संख्यता का मान तो 1 से अधिक आए लेकिन कोटि का मान क्या है 1 आए, उनको बोलते हैं छद्म एकाणु का अभिक्रिया। मतलब जिन अभिक्रियाओं कोटि अणु संख्यता का मान बराबर नहीं हो उनको छद्म कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। तो छद्म एकाणु का मतलब कोटि का मान 1, अणु संख्यता 1 से ज्यादा, तो वो कौन छद्म एकाणु का अभिक्रिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, अब आप कह रहे हो 2 अणु भाग ले रहे हैं यहाँ, तो कोटि का मान 1 कैसे कर दिया, देखो इसकी मैकेनिज्म है यूं, तो मैकेनिज्म आपसे याद नहीं होगी तो आप याद कर लो, ये टूटता नहीं हूं N2O3 प्लस O2 का निर्माण, और फर्स्ट ये पहला पद है, और फर्स्ट पद क्या होता है स्लो होता है, पहला पद स्लो, फिर सेकंड पद जो फास्ट होता है, सेकंड पद में क्या है N2O5 O3 ये जो है ना ये टूटेगा, प्लस एक N2O5 का अणु, प्लस एक N2O5 का एक अणु, और ये क्रिया करते हैं, ये बनाते हैं 4NO2 इस तरह से, और ये फास्ट होता है, ये क्या होता है ये फास्ट स्टेप है।
जोड़ोगे ना तो कट जाएंगे ये तो, एक और एक दो, तो 2N2O5 और इससे 4NO2 प्लस इधर O2, ये बन गया, ये लिखा है हमने। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है ना, अब याद रखना किसी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया क्रियाविधि में जो स्लो स्टेप होता है, मंदतम पद, उस पर निर्भर करता है। और मंद पद कौन सा है? ये पहला। और इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक ले रहे हैं, इसलिए कोटि का मान इसका क्या है? एक है। लेकिन टोटल अणु कितने भाग ले रहे हैं? एक और एक, दो भाग ले रहे हैं, इसलिए अणु संख्या का मान दो, कोटि का मान इसका क्या है? एक है। तो कौन सी है? तापीय वियोजन किस कोटि की विक्रिया होती है? ये प्रथम कोटि की विक्रिया है, याद कर लो, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अब देखो दोबारा आ गया, N2O5 और N2O का अपघटन किस प्रकार की विक्रिया है? ध्यान रखना, अब वापस मैंने लिखा था ये अणु संकेता का मान तो दो है ना इसका, और कोटि का मान क्या है? एक है। ठीक है, और ऐसे ही N2O है, इसकी अणु संकेता का मान तो दो और कोटि का मान क्या इसका? एक होता है, इस तरह से। तो अणु दोनों की अणु संकेता का मान मोलिकुलरिटी दो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विक्रिया कोटि का मान क्या इसका? एक है। तो दोनों के लिए कोटि का मान क्या है? एक होता है, इसलिए क्या है? प्रथम कोटि की विक्रिया। किसकी? प्रथम कोटि की विक्रिया दोनों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की विक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला अगला प्रश्न क्या लिखा है कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, रिएक्शन लिखिए ये, इससे ये बना है, तो विक्रिया में से कौन सा सत्य है? अब देखो ये भी किसका है? प्रथम कोटि विक्रिया का है, C2H4 गैस प्लस H2 गैस, और इससे क्या बनता है? C2H6, ये भी गैस। तो अणुसंख्यता दो है, लेकिन कोटि का मान इसका क्या है? एक है। तो ये प्रथम कोटि की विक्रिया का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान रखो, आप पेपर में ये आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ढंग से याद करना है ये, और होने भी चाहिए आप सबके। इसके बाद देखो वापस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है? 0.693 अपॉन के वेग स्थिरांक। तो 0.693 ये अपॉन के। अब देखो पेपर में देखो 2K लगा देंगे, यहाँ देखो पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया, के लगा दिया, यहाँ देखो पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया, फिर नीचे 2K लगा दिया, ऐसे। तो पॉइंट कई बार ध्यान रखना 0.693 है, पॉइंट के बाद आगे और जीरो नहीं लगाना है, पॉइंट के बाद 693 अपॉन के। ये क्या है? प्रथम कोटि विक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला, और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ढंग से याद करना है प्रथम कोटि विक्रिया के लिए। और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल में के का मान दे देंगे आपसे, टी हाफ का मान पूछ लेंगे, अर्धायु काल का मान पूछ लेंगे, तब देखो के का मान रख के गुणा भाग करके आप टी हाफ का मान निकाल सकते हो। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए अर्धायु काल का फॉर्मूला तो आपको ढंग से याद करना ही है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या है? अब ताप बढ़ाओगे तब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। पीछे भी किया था हमने कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ताप गुणांक। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या है? बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं के मध्य टक्कर की दर, आपस में टकराने की दर क्या है? बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का मान 10 मिनट है, तो इसके तो इसके 75% पूर्ण होने में लगा समय। अब देखो ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप ऐसे कर लो। देखो यूं है कि अभिक्रिया है कि जैसे यहां पर टोटल मान 100 है, या यूं कह दें मान लो एक, मान लो एक से आधा रहने में, मतलब 50% रहने, 50% पूर्ण होने में लगा समय कितना है? 10 मिनट। अर्धायु काल मतलब, अर्धायु काल का मतलब क्या होता है? 50% पूर्ण होने में लगा समय। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है ना, उस अभिक्रिया में हर एक अर्धायु काल के बाद प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी, चाहे कितनी हो वो आधी हो जाएगी। इसका मतलब आधे का फिर आधा, 1/4, कितना बचा? 1/4, यानी कितना पूरा हो गया? 75% पूरा हो गया, 1/4 में 25% बचा है, और यहाँ 50% बचा, 50 पूरा हो गया। तो 50% पूरा होने में लगा समय 10 मिनट। फिर वापस 50 से 75, यानी यहाँ कम तो 25% ही हुआ है, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, कितना? 10 मिनट। कुल कितने हो गए? 10 और 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है यहां से 75% पूरा होने में, कितना? 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है ना, कितना? 20 मिनट का समय लगता है प्रथम कोटि अभिक्रिया में
अर्धायु काल जो है ना वो प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी। उसके जैसे मान लो अगर 10 किलो है तो 5 किलो हो जाएगी। फिर अगले टाइम में 5 से फिर 2.5 किलो होगी, तो टाइम उतना ही लगेगा। पहले में देखो, पहले में 10 से 5 हुई तो 5 किलोग्राम घटा, दूसरे में 5 से 2.5 हुआ यानी 2.5 ही कम हुआ, लेकिन टाइम उतना लगेगा। अगर पहले में 10 मिनट लगेंगे, दूसरे में क्या लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। सही। उसके बाद 2.5 से 1.25 किलो रहेगा, तब भी 10 मिनट लगेंगे। इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान जो है ना वो प्रारंभिक मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी, चाहे कितनी हो वो, और आधी होने में लगा समय अर्धायु काल होता ही है। अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न कि किसी अभिक्रिया के लिए x प्लस वाई से उत्पाद बन रहा है, इस अभिक्रिया वेग समीकरण इसकी ये x की पावर a और y की पावर b, कोटि का मान अभी बताया था मैंने, कोटि निकालोगे ना तब क्या करते हैं, हमेशा क्रिया कारक की घात जो होती है ना उस घात को योग कर देते हैं। अब a की घात a है और b की घात b है, a प्लस b, कोटि का मान क्या आ गया, a प्लस b आ जाएगा। तो कोटि क्या होगी इसकी, a प्लस b हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण, यानी अभी हमने कहा था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने कहा कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और एक होता है ताप गुणांक कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ताप गुणांक। अब लिखा है ना कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग अप्रत्याशित रूप से, मतलब अत्यधिक वृद्धि यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है ताप बढ़ाने से। क्यों, क्योंकि अणुओं के बीच टक्कर बढ़ती है, ये बात भी सही है, ठीक है, बात सही है। सक्रिय अणुओं एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटना, ठीक है। औसत मुक्त ऊर्जा छोटा होना, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, तो जो जो ताप बढ़ाओगे ना, अब देखो क्रिया कारक के सभी अणु उछल कूद कर रहे हैं, सब उत्पाद बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं, और कोई भी अभिक्रिया हो ना उस अभिक्रिया में एक एनर्जी लेवल को पार करना पड़ता है, यूं इस तरह से। ये जैसे क्रिया कारक है और यहां बन रहा है उत्पाद, तो इस क्रिया कारक को ये पार करके फिर यहां आएगा तभी उत्पाद बनेगा। अब बहुत सारे अणु हैं, सब यहाँ उछल कूद कर रहे हैं, यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करे, कुछ यहाँ तक पहुंचे वापस आ गए, जो इसको पार कर जाएगा वही क्या है, उत्पाद बनाएगा, और जो इसको पार कर जाएगा ना उसको बोलते एक्टिव अणु, यानी क्या बोलते, सक्रिय अणु, जो उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। तो सक्रिय अणु जितने ज्यादा होंगे ना उत्पाद का मान उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। अब ताप बढ़ाओगे ना तीन अणुओं को एनर्जी यानी ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा मिलते ही क्या है, तुरंत गति से क्या है, इस एनर्जी लेवल को पार कर जाएंगे, ऊर्जा स्तर को पार कर जाएंगे, और पार कर जाएंगे उत्पाद बनेगा। इसका मतलब जो ऊर्जा स्तर को पार कर गया वो क्या है, सक्रिय अणु। इसलिए अगर ताप बढ़ाओगे तो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है सक्रिय अणुओं की संख्या क्या है, बढ़ जाती है, जिस अभिक्रिया का वेग भी क्या है, बढ़ जाता है। तो यानी क्या लिखेंगे हम, डी ऑप्शन करेंगे कि सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या है, वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या है, बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का व्यंजक है। अब देखो दोबारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, अब की बार क्या है 0.693 अपॉन के, वो नहीं आया, वैसे तो ये है, याद रखना है, अपॉन के, ये है अर्धायु काल का मान, ये तो याद रखना ही है, ये तो सोल्व किया गया है। अब यहां पर सोल्व नहीं किया इसने, बीच वाला ऑप्शन दे दिया। अब बीच वाले में देखो याद रखना ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण ये 2.303 अपॉन टी log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। अब अगर टाइम को आधा कर दें, टी हाफ कर दें, तो अगर मैं यहाँ टी हाफ कर दूं ना ये, तो 2.303 और टी को कर दिया मैंने टी हाफ, और टी हाफ करते ही ए की मात्रा आधी, प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाएगी, तो ए का मान log 10 और ए का मान a अपॉन 2 हो जाएगा, बटे फिर यहाँ ये सॉरी उत्पाद की मात्रा आधी हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा a और यहाँ a और यहाँ a अपॉन 2, उत्पाद आधा हो जाएगा, यानी आधा क्रिया कारक बदल गया। अब यहाँ पर देखो लघुत्तम ले लो ये, तो ये क्या घटाओगे ना ये 2a, तो यहाँ क्या बचेगा, ऐसे कर दें k बराबर, तो क्या हो गया 2.303 टी हाफ log 10 और यहाँ a और नीचे क्या बच गया, a आ गया ना, तो 2a में से a के गया, a बच गया, तो a अपॉन 2 बच गया, यहाँ a से कट जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा कि 2.303 और टी हाफ log 10 और आ जाएगा 2। हमें टी हाफ चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो टी हाफ बराबर 2.303 बटे के log 10 2, यानी टी हाफ बराबर
2.303 log 10 2 अपॉन के, ये क्या आ गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, ये सॉरी अर्धयुकाल का फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, log 10 2 का मान 0.3010 होता है, और इसको 0.3010 को 2.303 से गुणा करोगे ना तो उत्तर आ जाएगा 0.693। ये हमने लिखा है इसमें, ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुकाल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, निम्न में से एकाणु का अभिक्रिया कौन सी है, ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए अणुसंख्यता का मान 1 हो, और अणुसंख्यता का मान 1 कब होगा, जब भाग लेने वाले क्रिया कारक के अणु क्या हो, 1 हो। अब देखो यहाँ पर कितने भाग ले रहे हैं, 2, अणुसंख्यता 2 है। यहाँ कितना है, 1 अणु भाग ले रहा है, अणुसंख्यता 1 है। यहाँ कितने हैं, 2 भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता का मान 2 है। यहाँ कितने भाग ले रहे हैं, 2, अणुसंख्यता का मान 2। अब ये मत सोचना कि N2O5 वाला तो हमने पीछे करवाया था, उसमें अणुसंख्यता का मान 2 आया था। अब देखो वहां टूटा नहीं है, देखो ऐसे थोड़ा इसने N2O4 प्लस हाफ O2, तब यहाँ अणुसंख्यता का मान इसका क्या है, 1 है। तो अणुसंख्यता 1 पूछी, एक अणु का अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसमें एक अणु भाग ले रहा है, तो सेकंड अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी अणुसंख्यता या एक अणु का अभिक्रिया है या मोनोमोलिकुलर रिएक्शन है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 20वां, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मान दे रखा है ये, तो इस अभिक्रिया का अर्धयुकाल का मान बताइए। अब देखो एक होता है अभिक्रिया वेग और एक होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब इस पे भी एक प्रश्न याद रखना कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसको बोलते हैं, जब क्रिया कारक की सांद्रता इकाई हो, यानी 1 मोल हो। यानी अभिक्रिया का वह वेग जिस वेग पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, उस पर अभिक्रिया का जो वेग आएगा, एकांक क्रिया कारक पर अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब देखो अभिक्रिया वेग क्या लिखते हैं, यूं लिखते हो आप, फॉर्मूला देखो यूं, कि अभिक्रिया वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता, हटाएंगे समानुपाती क्या आ जाएगा, और यहां क्रिया कारक, इस तरह से। और विशिष्ट अभिक्रिया वेग लिखा है, विशिष्ट का मतलब इस क्रिया कारक का मान क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, तो ये पूरा मान क्या हो गया, 1। इसका मतलब अभिक्रिया वेग बराबर क्या आ गया, के, यानी वेग स्थिरांक। तो याद रखना विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसको बोलते हैं, जब किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर हो जाए, तो उस अभिक्रिया वेग को बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। या यूं कह देंगे जिस पर क्रिया कारक की सांद्रता एकांक या इकाई हो, उस पर अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसका मतलब विशिष्ट अभिक्रिया वेग पर अभिक्रिया वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, और यहाँ अभिक्रिया वेग का मान दे रखा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया वेग का मान जो है ना, ये वेग स्थिरांक का मान ही है। किसका है, ये के का मान ही है, क्योंकि अभिक्रिया वेग के बराबर है, तो के का मान है 0.347 10⁻³ ये है। अब क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धयुकाल का मान पूछा है, अर्धयुकाल का आपको बताइए 0.693 अपॉन के होता ही है। अब के का मान, अब देखो यहाँ पर सीधा आपको के का मान नहीं दिया, एक स्टेटमेंट जोड़ दिया विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और इसको देखते आप चक्कर आ जाओगे। लेकिन विशिष्ट अभिक्रिया वेग पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर ही होता है वेग, तो 0.693 अपॉन के का मान रख दो यहाँ 0.347 10⁻³ ऊपर आएंगे माइनस के 3 तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.693 इंटू 10⁻³ बटे 0.347। अब देखो इसको इसमें भाग देंगे ना, तो लगभग इनका उत्तर क्या आ जाएगा, इनका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देख लो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 7 दूनी 14, लगभग 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा, टी हाफ का मान 2 × 10⁻³ सेकेंड, इतना उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया, 2 × 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³। तो ये -3 है, ये ध्यान रखना, इसमें लिखने में गलती कर दी। तो 2, ये सॉरी -3 नहीं, ऊपर गया ना प्लस हो गया, ये सॉरी ऊपर गया ना प्लस हो गया, ये माइनस के ऊपर गया प्लस, तो ये प्लस, तो कितना आ गया 2 × 10⁻³ सेकेंड, इतना इसका उत्तर आ गया। ठीक है। अब देखो 20 का, 20 के बाद देखो इसके बाद 21 का। 21 में देखो अभिक्रिया का वेग, अब इसके लिए स्टेटमेंट देखना है, अभिकारकों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है। अभिकारकों के अणुभार के समानुपाती होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं।
अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती गलत है। अब द्रव्यमान इतना उपयुक्त वर्ड नहीं है। द्रव्यमान मतलब उसका मास, मास नहीं, किसके, सांद्रता, कंसंट्रेशन के समानुपाती। तो अभिक्रिया वेग पढ़ते हो ना आप, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया कारक की सांद्रता। अब देखो कौन कौन से कारक हैं, पूछ भी लेंगे आपसे कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, 4 कारकों के नाम बताइए। तब क्या लिखोगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नंबर 1 तो अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता, नंबर 1। दूसरा, क्रिया कारक की प्रकृति यानी उसकी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा, क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। चौथा, टेम्परेचर, ताप। पांचवा, प्रेशर, दाब। दाब गैस या अभिक्रियाओं पे काम करता है, बाकी भी काम नहीं करता है। उसके बाद अगला पीएच, अम्लीय क्षारीय अभिक्रियाएं अलग अलग होती है। उसके बाद विकिरण, कुछ अभिक्रियाएं रेडिएशन, कुछ अभिक्रियाएं विकिरण यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश यानी विकिरण भी प्रभावित करती है। विलायक किस में अभिक्रिया कर रहे हो वो भी इसको क्या प्रभावित करता है। तो इस अलग अलग कारक है बहुत सारे ये, और इन कारकों में इनके आपको नाम याद होने चाहिए, 4-5 तो 4 नाम तो याद होने चाहिए। और उन नाम में के एक है अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है ना वो क्रिया कारक की सांद्रता के क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता या क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। सी ऑप्शन आपको सही करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का मान 15 मिनट है। 30 मिनट में कितनी अभिक्रिया पूर्ण होगी? अब देखो 30 मिनट में कितनी है, अर्धायु काल का मान 15 है, 30 मिनट में कितनी होगी? अब देखो 1 से आधा यानी 50% बच गई, 50% पूरी होगी। कितना टाइम लगा है? 15 मिनट। उसके बाद फिर अगला इसका आधा, आधे का आधा 1/4, इसको पूरा होने में लगा समय अभी 15 मिनट लगता है। और क्या पूछा है? 15 और 15 कितना हो गए? 30 मिनट में कितनी अभिक्रिया पूरी होगी? कितनी पूरी होगी? 1/4 से सरा कितनी पूरी होगी? 75% पूरी होगी। तो 30 मिनट में कितनी होगी? 75% अभिक्रिया की पूरी हो जाएगी, 25% क्रिया कार्य के अणु शेष रहेंगे। तो यानी कितनी? 75% पूरी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि यदि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? देखते हो अभिक्रिया जो है ना, आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहां पर आप रेडिकल टेस्ट करते हो ना, तो रेडिकल टेस्ट में आपको क्रियाकार के रिएक्टेंट जो देते हैं ना या रेडिकल देते हैं उनको आपको मिक्स करके मिक्सर बना के देते हैं, न कि बड़े पार्ट्स के रूप में। क्यों? क्योंकि अगर मिक्सर बना के देंगे तो आपस में एक दूसरे के ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगे, क्योंकि मिक्सर बनाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखो कैसे, कई बार देखो लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी, मोटी लकड़ी को आप जलाओ धीरे जलेगी, और उस लकड़ी का अगर मान लो बिल्कुल बारीक बारीक आप छिलन कर लो, जैसे करते हैं खाती वगैरह छिल छिल के करते छिलन, बिल्कुल बारीक बारीक उसको जलाओ, वो बहुत तेज जलती है। इसका मतलब मोटी लकड़ी का सरफेस एरिया कम था, छिलन बढ़ाने से उसका प्रत्येक भाग का सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्या ना? बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला, यह अभिक्रिया देखिए एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन, इससे एसिटिक एसिड बन रहा है और एथेनॉल बन रही है, कोटि अणु संकेता का मान। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपके कई बार पेपर में आ गया। कौन सी? याद रखना, ये छद्म एकाणुक में इसको करना है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। एक तो यानी सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक तो N2O5 का वियोजन वो कर सकते हो, एक ये कर सकते हो। और इस अभिक्रिया में देखो, अगर अभिक्रिया का वेग लिखेंगे ना, अभिक्रिया वेग तो ऐसे लिखते हैं इसके लिए, अभिक्रिया वेग बराबर के, और यहां एथिल एसीटेट जो है ना, एथिल एसीटेट, इसकी सांद्रता की पावर 1 लिखते हैं। और फिर क्रियाकारक जल है इसमें, क्योंकि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती, क्रियाकारक 2 है ये, और लेकिन जल के सापेक्ष क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं इसे। इसलिए इसकी अणु संकेता मोलिकुलरिटी जो है ना वो तो 2 है, लेकिन कोटि जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी कोटि का मान क्या होगा? 1 + 0 यानी 1 ही आता है, कोटि का मान इसका 1 आता है। इसलिए अणु संकेता और कोटि का मान अलग आने के कारण इसको बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। और अणु संकेता 2 और कोटि का मान 1 है, इसलिए बोलते हैं इसको
छद्म एकाणु का अभिक्रिया। अब जल के सापेक्ष तो याद रखना, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन के दौरान जल के सापेक्ष कोटि हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और एथिल एसीटेट के सापेक्ष कोटि क्या होती है, 1 होती है। आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। तो जल के सापेक्ष कोटि 0 है, तो अणु संकेता, कुल अणु तो 2 भाग ले रहे हैं, 2 है, तो अणु संकेता का मान 2, कोटि का मान इसका क्या है, 1 है। तो क्या पूछा है, कोटि पहले, कोटि का मान 1, अणु संकेता का मान 2, उत्तर क्या आएगा 1 और 2, उत्तर क्या आएगा हमारा 1 और 2। ध्यान रखना, जल्दबाजी में देखो 2 1 भी लिख रखा है, तो हमें कोटि पहले पूछी, उसके बाद पूछा अणु संकेता, तो कोटि का मान 1, अणु संकेता का मान 2, ऐसे हमें सेकंड ऑप्शन इसका सही करना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि अभिक्रिया वेग नियतांक का मान दे रखा है 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो इस अभिक्रिया की कोटि, अब देखो मैंने कहा था ना, वेग स्थिरांक का मान दे दिया, आप गुणा भाग में लग जाओगे, आप कोटि पूछी है तो वेग स्थिरांक की इकाई देख लो, और सेकंड इनवर्स किसकी होती है, प्रथम, टाइम इनवर्स मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसके बाद देखो अपना अगला, एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 1 की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, तो कोटि का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला अपना प्रश्न 27 में, अभिक्रिया दे रखी है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक एक्स, ये एक उत्प्रेरक है एक्स द्वारा उत्प्रेरित होती है, अतः एक्स है। अब एक्स क्या करेगा वो देखना है। अब देखो किसी अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक डालते हैं ना, तो सामान्यतः देखते हैं अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक बढ़ा देता है सामान्यतः। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो इस पथ का पालन करती है, ऐसे क्रिया कारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट। और इस क्रिया कारक के अणुओं को यहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अब क्रिया कारक के अणुओं को यहां से यहां उत्पाद बनाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन अब इसमें हमने उत्प्रेरक नहीं डाला, तब इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये इतनी होगी तब उत्पाद बनेगा। लेकिन क्या करते हैं, जब इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल देते हैं, क्या करते हैं उत्प्रेरक इस ऊर्जा लेवल को कम कर देते हैं वो, तो क्या करेगा उत्प्रेरक, इसको घटा के जैसे यूं कर दिया। अब इसके लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो गया, ये आ गया इस तरह से। अब पहले तो इतनी पार करनी पड़ रही थी, तो सभी अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं है इसको पार करके उत्पाद बनाए, लेकिन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा तो मिल ही जाएगी जो उत्पाद बनाए, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो अधिक से अधिक अणु के इसको पार करके उत्पाद बनाएंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों, तब क्या याद रखना है कि उत्प्रेरक क्रिया कारकों के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम करता है कौन, उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देगा, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या है, बढ़ जाता है। अब यहां याद रखना, एक प्रश्न ये आता है कई बार कि अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव बताइए, तो 2 ही लाइन लिखनी है कि सामान्यतः उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक नहीं। अगली लाइन क्या लिखोगे, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बस 2 ही लाइन लिखनी है। नीचे ये बनाना आपको डायग्राम, डायग्राम में क्या लिखोगे, यहाँ आगे लिख दो ब्रैकेट में उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और यहाँ लिख देंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बस। बाकी डायग्राम आपको ये बनाना है, यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न में कर सकते हो। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि रेडियो एक्टिव तत्व अर्धआयुकाल। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया में एग्जाम्पल में सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि के लिए अर्धआयुकाल का फॉर्मूला पता है आपको, टी हाफ बराबर क्या लिखते हो, 0.693 अपॉन क्या लिखते हो, के। फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 अपॉन क्या देगा, के। ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के लिए यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, वेग नियतांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो वेग नियतांक क्या है, अभिक्रिया वेग के समानुपाती होता है, और अगर ताप अभिक्रिया वेग बढ़ता है ताप बढ़ाने से, तो वेग नियतांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग नियतांक का मान भी क्या है, अभिक्रिया ताप बढ़ाने से बढ़ता है।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 30वां, किसी अभिक्रिया x से y बन रहा है तो x की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। ऐसे प्रश्न आएंगे, इसके लिए आप क्या लिखोगे, ऐसे यूं लिखना है कि अभिक्रिया वेग, शॉर्ट में करने का तरीका है ये, अभिक्रिया वेग बराबर, अब यहां के लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लगा दिया मैंने, यहां क्या है x, अब यहां कोटि x पूछा, x का मान कितना है ऊपर, यहां कोटि या n लिख दूं मैं, n का मान कितना है कोटि, यहां ऊपर कोटि कितनी आएगी वो देखनी है हमें, n का मान। अब देखो क्या लिखा है, अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता, अब देखो पहले मान लो 1 गुनी थी, तो यहां अभिक्रिया वेग क्या आएगा 1, क्योंकि 1 से गुणा करें 1 क्या आएगा। अब देखो क्या किया कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया हमने, सांद्रता को 4 गुना कर दिया, सांद्रता थी ये 4 गुना कर दिया, तब उत्तर क्या आ जाए, अभिक्रिया का वेग क्या 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो गया। अब ऊपर यहाँ क्या लगाएं, देखिए यहाँ 1 लगाया तो कोटि 1 आ गई, अब ऊपर कितना लगाएं कि उत्तर 2 आ जाए, तो ऊपर क्या है, अब 4 की घात क्या करोगे, 1/2 करोगे, 4 की घात यानी इसका रूट करोगे, तब उत्तर 2 आएगा ना। इसका मतलब इसकी घात अगर आप 1/2 करोगे तो उत्तर 2 आएगा, 2 गुना, इसका मतलब कोटि का मान कितना होगा, आधा हो जाएगा, कोटि का मान क्या आ जाएगा, आधा, तो कोटि इसकी आधी हो जाएगी, सी वाला इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, ये क्लोरोफॉर्म प्लस हाफ Cl2 इसे CCl4 HCl का निर्माण और अभिक्रिया कोटि बताइए। कोटि देख लो, एक अणु तो ये भाग ले रहा है और आधा अणु ये भाग ले रहा है, जोड़ दो बस और कुछ नहीं करना। अभिक्रिया वेग समीकरण लिख के आधा और एक कितना हो गया 1.5, 1.5 कोटि का मान 3/2 आ जाएगा, बस सीधा ही करना है और कुछ नहीं, कोटि का मान 3/2। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अभिक्रिया A प्लस बी से C बन रहा है, अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि और B के प्रति द्वितीय कोटि है, इसका अवकलित वेग समीकरण लिखिए। अब देखो अवकलित वेग समीकरण मतलब ऐसे लिखते हो आप, रिएक्टेंट की सांद्रता में होने वाली कमी, और यहां के लगाते हो, और यहां किसके, यहां क्रियाकारक A और क्रियाकारक B, इस तरह से। अब क्या A के प्रति प्रथम कोटि, B के प्रति क्या है द्वितीय कोटि है, इस तरह से, तो अवकलित वेग समीकरण हो गया इसका ये। अब मिला लो, माइनस dr/dt, K के लिए 1, B के लिए 2, K के लिए 1, B के लिए 2, ये हमारा उत्तर सही हो गया। कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया C, इसका C उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, धनात्मक उत्प्रेरित अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, उत्प्रेरक होते धनात्मक मतलब अभिक्रिया वेग बढ़ाने वाले, अभिक्रिया वेग कब बढ़ेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, कम कर देंगे, क्या कर देंगे, घटाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं ये घटा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे, अभी हमने इसकी चर्चा की थी। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का मान दे रखा है 100 सेकेंड इनवर्स, तो इसका अर्धायु काल का मान बताओ। अब देखो मैंने कहा था अर्धायु काल का फॉर्मूला याद कर लो, ये बार बार प्रश्न आएंगे, 0.693 अपॉन 100, क्योंकि के वेग स्थिरांक का मान दे रखा है 100 दे रखा है। अब टी हाफ बराबर 0.693, 10 की पावर ये 2 है, ऊपर जाए 10 की पावर -2, या इसको यूं लिख दें 6 पॉइंट को इधर ले आए, 10 की पावर 2 से क्या हो गया 3 हो गया, इतना सेकेंड, इसका मतलब 6.93 10 की पावर -3 सेकेंड, 6.93 10 की पावर -3 सेकेंड, हमारा पहला उत्तर क्या हो गया सही हो गया। ऐसे निकालना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु की अभिक्रिया का 75% भाग 32 मिनट में पूरा होता है, तो 50% भाग अभी पीछे प्रश्न आया था। अब देखो वापस वही 1 से 50 यानी 50% पूरा होने में लगा समय, फिर 1/4 यानी कितना 75% पूरा हो गया, 25 ये शेष मात्रा है, ये 50% शेष 50 उत्पाद, 1/4 25% शेष 75% उत्पाद। अब देखो 75% पूरा होने लगा, समय कितना है 32 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया ये 32 मिनट, इसका मतलब आधा आधा कर दो, 16 मिनट ये 16 मिनट ये, इसका मतलब आधी पूरी होने लगा समय कितना है 16 मिनट,
फिर आधी और पूरी होने में लगा समय 16 मिनट, टोटल 32 मिनट, यानी 16 मिनट। तो 50% पूरा होने लगा समय कितना है? 16 मिनट होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया है, उसमें क्या लिखते हो आप? शून्य कोटि के लिए के बराबर आर जीरो माइनस आर अपॉन क्या लिखते हो? टी लिखते हो ऐसे, इस तरह से, या इसको ऐसे लिखते हो के बराबर एक्स अपॉन टी। आर जीरो माइनस आर क्या है? उत्पाद की मात्रा, एक्स अपॉन टी ऐसे लिख सकते हो, जो भी है ना, ए। इसके बाद देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, अब एग्जाम्पल याद रखने, अब यहाँ याद कर लो, देख लो। रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा, N2O5 का तापीय अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। फिर एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसका मतलब तीनों एग्जाम्पल क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के। तो उत्तर कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद कर दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद करने हैं आपको। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो शून्य कोटि के एग्जाम्पल आ गए, ये भी आपको याद करने। शून्य कोटि में देखो उच्च दाब पर गैस या अमोनिया का प्लेटिनम स्तर पर वियोजन, यानी अमोनिया का N2 और H2 में टूटना, भी पीछे किया हमने, शून्य कोटि है। फिर सवर्ण स्तर पर HI का वियोजन, HI है ना, इसको तोड़ें और यहां लिख दें AU। तो मैंने कहा था गैसीय क्रियाकारक का उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटना हमेशा प्रथम कोटि, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, इस तरह से। तो यहाँ अणुसंख्यता तो कितनी है? 2 है, लेकिन कोटि का मान इसका क्या है? 0 है। कोटि का मान 0, तो ये भी 0 है। उपरोक्त तो दोनों दोनों क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या? दोनों एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना, दोनों शून्य कोटि में एग्जाम्पल 2 है, आप याद कर लो ये। इसके बाद देखो अगला कि किस कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और ये पीछे एग्जाम में आया भी था। किसमें? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखते हो? सांद्रता क्रियाकारक की, ये तो लिखते हो आप। और यहां ऊपर कोटि, अब यहां क्या रखें कि इसका वेग इस पे निर्भर ना करें। एक रखेंगे तो समानुपाती हो जाएगा, 2 रखेंगे तो वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। क्या कर दें, यहाँ 0 रख दें तो पूरा मान 1 ही हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, के समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब इस सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा। तब n का मान क्या रखना है? 0, यानी कोटि का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में याद कर लो ये पॉइंट, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। इसलिए अगर आप ग्राफ खींचोगे ना इधर यूं, अभिक्रिया वेग और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचोगे, तब ग्राफ ऐसा आएगा, ध्यान रखना ये। अभिक्रिया वेग ऐसे, अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन अभिक्रिया का वेग ज्यों का त्यों है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? अभिक्रिया कोटि के संबंध में। अब देखो कोटि और अणुसंख्यता याद कर लो, कोटि व अणुसंख्यता में 2 या अधिकतम 4 अंतर आपको याद रखनी है। अब देखो अणुसंख्यता क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अणुसंख्यता। कोटि में क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिनसे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता हो, या यूं कह दें अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रियाकारकों की घात का योग कोटि कहलाती है। दूसरा पॉइंट, अणुसंख्यता जो है ये एक सिद्धांतिक मान है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और कोटि की एक प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रायोगिक मान है। इसका मतलब कोटि को हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं रिएक्शन के लिए, अणुसंख्यता का मान हम निकाल नहीं सकते, यानी थ्योरेटिकली इसको मानते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अणुसंख्यता है वो 1 2 3 4 ऐसे रहेगी हमेशा। एक कोटि का मान जो है ना वो 0 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, भिन्न संख्या के अंदर आ सकता है कोटि। अणुसंख्यता का मान भिन्न संख्या में, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, 0.5 1.5 ऐसी नहीं आएगी। अणुसंख्यता 0 हो सकती है, ये सॉरी, अणुसंख्यता का मान कभी 0 नहीं होगा, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कभी 0 नहीं होगी। अगर अणु 0 तो अभिक्रिया होगी नहीं। कोटि का मान 0 हो सकता है, कोटि का मान 0 हो सकता है। अणुसंख्यता से अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कोटि से अभिक्रिया क्रियाविधि की जानकारी दे सकते हैं। ऐसे आपको ये इनमें अंतर याद रखने हैं। अब आपसे पूछे कोटि के लिए कौन सा यानी ऑप्शन सही है, अब क्या पूछा है? एक प्रायोगिक मान है, ठीक है, सही है। सरल अभिक्रियाओं की कोटि अणुसंख्यता के समान होती है। जो सरल अभिक्रियाएं होती है ना, उनमें अधिकतर के अणुसंख्यता कोटि के मान लगभग क्या आते हैं? बराबर आते हैं।
प्राथमिक जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होता है, कोटि का मान सही है। इसका मतलब सारे सही है, कोटि के लिए सारे ऑप्शन सही है। अभी जो मैंने बोले ना आपको अणु संकेता कोटि में अंतर, ये तो आपको याद रखना है, पेपर में मान लो कि 1-2 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा। अणु संकेता कोटि में कोई 2 अंतर या 4 अंतर मैंने बोले ना अभी, इसको पोज करके आप उतार सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, वापस वही एथिल एसीटेट C2H5 H2O और H प्लस की उपस्थिति में एसिटिक एसिड एथिनॉल बन रहा है। तो H2O के संदर्भ में कोटि अभी बताया था मैंने, अभिक्रिया वेग लिखा था ना, जल के सापेक्ष कोटि क्या लिखी थी, 0, ऐसे एथिल एसीटेट लिखा यूं, एथिल एसीटेट और क्या लिखा, जल, और हमने कहा एथिल एसीटेट के सापेक्ष कोटि 1, जल के सापेक्ष कोटि क्या होती है, 0। क्यों होती है, अब इसका उत्तर याद कर लो, क्यों होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जल को आधिक्य में यानी एक्सेस में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं, और जिस क्रिया कारक को किसी अभिक्रिया में आधिक्य में ले जाए, एक्सेस में ले जाए, उसकी सांद्रता में हम परिवर्तन नहीं मानते, शून्य मानते हैं। और अगर जिन क्रिया कारक में अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो, वो कोटि में शामिल नहीं मानते उनको। इसका मतलब H2O के सापेक्ष कोटि क्या है, 0 है, इस पे अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा है। तो यानी जल के सापेक्ष कोटि क्या होती है, शून्य होती है, या इस एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल के संबंध में सही है। याद रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान देखो इस तरह से, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान देखो यूं लिखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का मान लिखते हैं ऐसे, k बराबर x/t, ये समाकलित समीकरण है, और x का मान है ना a/2 कर दे हम, तो t हाफ कर दे, तो यूं लिखेंगे आप x की जगह a/2 और t को t हाफ कर दिया, और t आप इधर ले आए तो t हाफ अर्धायु काल a/2 0, यानी 0 लिख दो, आपकी मर्जी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान जो है ना, वो प्रारंभिक मात्रा a, इसका क्या होता है, समानुपाती होता है, ध्यान रखना। ये शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ध्यान रखना ये। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का फॉर्मूला ये है 0.693/K। अब यहां पर a आया ही नहीं, प्रारंभिक मात्रा कहीं a है ही नहीं, इसलिए याद रखना। अब ध्यान रखना, ये अर्धायु काल के लिए बात है, ये अर्धायु काल के लिए बोल रहा हूं ना कि अभिक्रिया वेग के लिए। अभिक्रिया वेग के लिए तो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, ये वेग के लिए बोल रहा हूं। और शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग क्रिया कारक पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता ही नहीं है। देखो 2 पॉइंट आगे, शून्य और प्रथम में एक दूसरे के उल्टे आगे। देखो दोबारा सुन लो, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, निर्भर करता है, समानुपाती होता है, लिखा मैंने ये रहा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग क्रिया कारक पे डिपेंड करता है, शून्य में नहीं था, प्रथम में है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता ये रहा। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्या लिखा है, अब अर्धायु काल का क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है शून्य कोटि में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल वेग इस तरह के नहीं गलत, वेग इस तरह के समान, यानी सही है। शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल वेग इस तरह के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्धायु काल का मान वेग इस तरह के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, सही है। इसका मतलब दोनों सही है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती और वेग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता और अर्धायु काल का मान वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 43, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूरा होने में लगा समय 90% पूरा होने लगे समय का कितना होता है, ये पूछा है।
अब देखो कितना होता है, लगभग क्या ये 2 गुना होता है। कैसे देखो 99, अब एक पॉइंट याद कर लो आप कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूरा होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। मतलब 99% पूरी होगी ना अभिक्रिया, तब लगने वाला समय जो आएगा ना टी, वो क्या होगा, अर्धायु काल का क्या होगा, 10 गुना होता है। अर्धायु काल को 10 से गुना करेंगे तब इस टाइम के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट याद कर लो, प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूरा होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। अब ये 99% पूरी होगी, अब एक 90% पूरा होने में लगा समय, अब इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, कितना गुणा कितना होता है वो देखना है। अब 99% पूरा होने में लगा समय तो अर्धायु काल का कितना है, 10 गुना है। अब 90% पूरा होने में लगा समय वो देखना हमें। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बराबर लिखते हैं समाकलित समीकरण, यूं लिखते के बराबर 2.303, है ना, या फिर देखो ऐसे कर दें, चलो ऐसे कर दें, टी और log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स ऐसे लिखते हो। हमें टाइम निकालना है, टी कर दे इधर, तो 2.303 अपॉन क्या कर दें के और log 10 और a की मात्रा 100, प्रारंभिक मात्रा 100। अब ये a माइनस एक्स क्या है, शेष मात्रा 90% पूरी होगी, मतलब 10 शेष रहा, 100 माइनस 90 गुण 10 रह गया, 10 का भाग दिया log 10, 10 का मान 1 आ गया, मतलब t का मान क्या आएगा 2.303 अपॉन के, और t हाफ, है ना, ये तो आ गया 90% के लिए, और 99% के लिए कितना है देखो, 99% के लिए इसको मैं लिख दूं लगने वाला समय, वो ऐसे लिख दें, टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन के, और इसका क्या है 10 गुना। अब तुलना कर लो दोनों में, अब देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, इसको 10 से गुना कर दें तो कितना आ गया, ये 6.93 हो जाएगा, इसका 2.30 इसका भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा लगभग, इसका क्या है 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, लगभग 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 गुना होता है, कितना होता है 3 गुना होता है, कितना आ जाएगा 3 गुना होता है। कैसे देख लो, इसको दोबारा करके देखूं, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, बट्टे करेंगे इसको 0.693 इंटू 10 बट्टे के बट्टे 2.303 बट्टे के ऊपर आ गया, के से के काट दें, कट गया, ये क्या बचा 6.93 बटे 2.303, इसको भाग देंगे ना तो 3 दूनी 6, है ना, ऐसे 3 3 9, ऐसे 3 लगभग क्या है 3 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 गुना होता है। तो 99% जितनी पूरी होगी ना उसमें लगा समय, और 90% पूरा होने में लगा समय, तो 99% पूरा होने वाला समय क्या 90% का लगभग 3 गुना, यानी 90% के बाद 99% पूरी होगी ना, तो 90% में जो टाइम लगा उसका 3 गुना टाइम लगेगा, तब 99% पूरी होगी। और एक पॉइंट याद रखना है कि 99% पूरा होने में लगा समय जो है ना वो अर्धायु काल का 10 गुना होता है। 50% पूरा होने लगा समय उसका 10 गुना करोगे ना तब 99% की अभिक्रिया क्या होगी, पूरी होगी, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये अपने आज 43 क्वेश्चन हो गए, 43 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पर्सन के साथ मैंने क्या है आपको अदर चीजें बताई है, अन्य बातें बताई है, तो इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखो, जो बातें मैंने बताई है उनको ढंग से पढ़े याद करें। इन्हीं में से आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और इन्हीं में से फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है, और इन्हीं में से क्या है आपके छोटे प्रश्न बन के भी आ सकते हैं। तो जो मैंने बताई है उन चीजों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, ढंग से करके देखें, छोटे क्वेश्चन आपके केमिकल काइनेटिक्स में से गलत नहीं होंगे। इसका आगे और भी हम करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।